हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 20 स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज के सेशन में आप लोगों को एडवर्ब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 20। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों की आप लोगों के पास बुक का होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आप लोगों का खुद बुक को पढ़ना और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीरियोडिक रिवीजन भी किया कीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से ही ये सारे वर्ड्स आप लोगों के जहन में रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को कुछ याद नहीं करना, आप लोगों को चीज़ों के साथ यूज टू होना है और इसके लिए आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स। इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए जो हमारे पास रूट है वो है पार। पार इज फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मीनिंग इक्वल। इफ यू प्ले गोल्फ, अगर मैं गोल्फ के कंटेक्स्ट की बात करूं तो पार होता है द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स अलाउड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय एक्सपर्ट प्लेयर्स, या फिर द नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ टाइम्स अ प्लेयर शुड बी अलाउड टू हिट द बॉल इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर होल। ठीक है, गोल्फ में हमें क्या करना होता है? होल ही तो करना होता है, मतलब उस बॉल को उस होल में, उस प्रक्रिया को कहते हैं होल। ओके, योर ओन अकम्प्लिशमेंट ऑन द कोर्स विल बी एट पार। आपका अकम्प्लिशमेंट विल बी एट पार और अबव पार और बिलो पार। एट पार का मतलब ये है कि जितने स्टैंडर्ड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स अलाउड थे आपने एग्जैक्टली उतने लिए। अबव पार का मतलब ये है कि आपकी, देखिए, योर अकम्प्लिशमेंट विल बी अबव पार, मतलब कि आपने अच्छा खेला, मतलब आपने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जो कि अलाउड थे वो आपने कम लिए, जितने अलाउड थे उससे कम। और योर अकम्प्लिशमेंट विल बी बिलो पार। बिलो पार का मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जो अलाउड थे उससे आपने ज़्यादा लिए। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली सम डेज यू मे फील अप टू पार, अदर डेज बिलो पार। इसी तरह से कुछ दिन आप लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब यूजुअली जैसा फील करते हैं वैसा लगेगा, किसी दिन थोड़ा सा डाउन लगेगा, तो उस दिन के लिए हमने कह दिया बिलो पार। आप लोगों ने क्रिकेट का अगर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखा हो तो आप लोगों ने कई बार किसी कैप्टन को कहते हुए सुना होगा कि टुडे आवर परफॉर्मेंस वाज बिलो पार या फिर नॉट एट पार। कहने का मतलब ये है कि हम जैसा यूजुअली खेला करते थे आज हमने वैसा नहीं खेला है। या फिर अगर स्कोर की बात करें तो फिर वो लोग कभी कभी कहते हैं ऐसा कि आई थिंक द स्कोर ऑफ 180 और 190 ऑन दिस पिच इज अ पार स्कोर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इतने स्कोर बना करके वो समझते हैं कि मैच वो जीत जाएंगे। तो यहाँ पर पार का मतलब होता है इक्वल टू समथिंग स्टैंडर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार से जो पहला हमने रूट जो पार से हम जो अगला वर्ड पढ़ने वाले हैं वो है पैरिटी। पैरिटी का मतलब ये होता है इक्वलिटी। इफ वी स्पीक ऑफ पैरिटी पेमेंट्स टू फार्मर्स वी रेफर टू पेमेंट्स दैट शो एन इक्वालिटी टू अर्निंग्स, मतलब कि जितना हमने अग्री किया था हमने उतना ही हमने उसको दिया। चलिए मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर बता देता हूँ, वही बता रहा हूँ जो बुक में लिखा हुआ है। लैटिन पार का मतलब होता है इक्वल और एक प्रीफिक्स है डिस। डिस इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। पहला वर्ड है हमारे पास पैरिटी। पैरिटी को डिकोड करते हैं। पैरिटी में जो रूट है वो है पार, जिसका मतलब होता है इक्वल, प्लस ITY इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। तो पैरिटी इज अ नाउन, एक नाउन को नाउन की तरह डिफाइन करेंगे तो पैरिटी इज इक्वालिटी। एनी काइंड ऑफ इक्वालिटी इज पैरिटी। दूसरा वर्ड है हमारे पास डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी इज ऑल्सो अ नाउन। कैसे पता चला? ITY लगा हुआ है, ITY इज द नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। इसमें रूट है PAR लैटिन का पार, प्लस प्रीफिक्स है हमारे पास डिस। डिस इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, तो डिस्पैरिटी हो गया हमारे पास इनइक्वालिटी। एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इज डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का एडजेक्टिव है डिस्पैरेट।
डिस्पैरेट इज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करेंगे तो डिस्पैरेट हो गया हमारे पास। डिस इज ए नेगेटिव प्रीफिक्स, पार मीन्स इक्वल, तो डिस्पैरेट हो गया हमारे पास डिफरेंट। डिस्पैरेट का मतलब हो गया डिफरेंट या फिर नॉट इक्वल। देखिए डिस्पैरेट को हम डिफरेंस नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो एक नाउन है। कैसे पता चला? ENCE लगा हुआ है, ENCE इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। तो लेकिन डिस्पैरेट तो एक एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव के लिए, एक एडजेक्टिव को हम या तो किसी एडजेक्टिव फ्रेज या तो वन वर्ड एडजेक्टिव से डिफाइन करते हैं। इसी तरह से नाउन को भी हम या तो एक नाउन या तो नाउन फ्रेज से डिफाइन करते हैं। क्या होता है नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज? नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ नाउन। इसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। अगर कभी मैंने आप लोगों को ग्रामर पढ़ाया तो मैं ये चीज़ बता दूंगा, लेकिन आप लोग उस दिन का इंतजार मत कीजिएगा कि मैं आप लोगों को ग्रामर भी पढ़ाऊं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मुझे टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। ओके, अभी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से आप एक नाउन को डिफाइन करेंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो इसी तरह से डेफिनेशन लिखी होती है। मैं आप लोगों को सर्च करके बताता हूँ। अगर मैं किसी भी वर्ड को अगर मैं सर्च करूं, डिस्पैरिटी, ठीक है, इसको मैं इंग्लिश कर देता हूं। ओके, मैंने कहा नाउन को डिफाइन करने के लिए या तो हम नाउन फ्रेज का यूज करते हैं या तो वन वर्ड नाउन। नाउन फ्रेज मुझे कहां मिलेगा? देखिए, अ ग्रेट डिफरेंस, इट्स अ फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ नाउन। क्या होता है डिफरेंस फ्रेज और क्लॉज में? क्लॉज के पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है, यहां पर फ्रेज में वो नहीं होता है। बस यही डिफरेंस होता है क्लॉज और फ्रेज में। ओके, और वन वर्ड नाउन आप लोगों को यहां मिलेंगे। ये हो गया वन वर्ड नाउन विच आर नथिंग बट सिनोनिम्स इसके। तो किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए या तो हम एक नाउन फ्रेज का यूज करते हैं या तो वन वर्ड नाउन का यूज करते हैं। ये सारे डिस्क्रिपेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इम्बैलेंस, इनइक्वालिटी, ऑल दीज आर नाउन्स। और ये हो गया अ ग्रेट डिफरेंस इज नथिंग बट अ नाउन फ्रेज। इसी तरह से किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए आप या तो वन वर्ड एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है, वन वर्ड एडजेक्टिव का यूज करेंगे या तो आप एक एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं डिस्पैरेट को अगर मैं सर्च करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? या तो एक एडजेक्टिव फ्रेज होगा या तो वन वर्ड एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव फ्रेज बोले तो एसेंशियली डिफरेंट इन काइंड, नॉट एबल टू बी कंपेयर्ड। ओके, या फिर अगर मैं वन वर्ड एडजेक्टिव की बात करूं तो ये हो गया कॉन्ट्रास्टिंग, डिफरेंट, डिफरिंग, डिसिमिलर, अनलाइक। ओके, अच्छा, डिस्पैरेट को हम एक अलग कंटेक्स्ट में भी एज अ नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। उस चीज के लिए सो अनलाइक दैट देयर इज नो बेसिस फॉर कंपैरिजन, मतलब वो चीजें इतनी ज्यादा हद से अलग हैं कि हम उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। ओके, अच्छा मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी वर्ड को इस तरह से आप गूगल पर सर्च करें, यहाँ पर मोर डेफिनेशंस एंड वर्ड ओरिजिन, यहाँ पर आप लोग जरूर क्लिक करके इसको एक्सपैंड करके इसको वर्ड ओरिजिन के आप साथ मतलब जरूर पढ़ें। एक बार आप इसको आप जरूर देख लें। यहाँ पर इसका ओरिजिन लिखा हुआ है लैटिन डिस मतलब अपार्ट प्लस लैटिन PARE। एक्चुअली अगर मैं बुक की बात करूं, बुक मेरी कहाँ है? यहाँ पर है। पार इज फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है इक्वल। एक्चुअल लैटिन वर्ड इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है नॉर्मन लुइस ने इस बुक में। जो एक्चुअल लैटिन वर्ड है वो है हमारा, जिसको हम रूट कहते हैं, वो हमें यहाँ मिल गया, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू प्रिपेयर। इसको क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इसको एक्सपैंड करके आप लोग ये वर्ड ओरिजिन आप लोग जरूर देख लिया कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को रूट आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आपको हर एक वर्ड
आपको रूट से अगर बुक में मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वर्ड पावर मेड इजी में भी ये कोई डिक्शनरी तो है नहीं जो सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको अगर सर्च करना पड़े तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर मोर डेफिनेशंस एंड वर्ड ओरिजिन पर क्लिक करके एक्सपैंड करके उसको वर्ड ओरिजिन के साथ जरूर देख लें एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लैटिन पार का मतलब होता था इक्वल, ये रूट नहीं है, ये हो गया बेस। रूट तो हमारा यहाँ पर हमने देखा था वो था। अगला वर्ड है हमारे पास पैरिटी। डिस्पैरिटी हो गया नाउन, डिस्पैरेट हो गया उसका एडजेक्टिव। ओके, एक और वर्ड हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज होता था किसी को बी लिटिल करना, टू बी लिटिल, किसी को तुच्छ समझना। डिस्पैरेट का नाउन होता है डिस्पैरेजमेंट। कैसे पता चला? MENT इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। ठीक है, तो डिस्पैरेजमेंट और इसका एडजेक्टिव होता है डिस्पैरेजिंग। ठीक है, डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है निंदात्मक, डेरोगेटरी। मैंने कहा ना एक के एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करेंगे, डेरोगेटरी। या फिर निंदात्मक या फिर अपमानजनक। निंदात्मक या फिर अपमानजनक। ठीक है, डिस्पैरेज था हमारा वर्ब, डिस्पैरेजमेंट हो गया हमारा नाउन। कैसे पता चला? MENT इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स और डिस्पैरेजिंग हो गया एडजेक्टिव। मैंने आप लोगों को पार्टिसिपल बताया है। पार्टिसिपल होता है ING वर्ब विच आर यूज्ड, ING verbs which are used as an adjective। ओके, तो डिस्पैरेजिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है, डिस्पैरेजिंग इज एन एडजेक्टिव। ओके, डिस्पैरेजिंग इज एन एडजेक्टिव, इट्स नॉट अ वर्ब। ठीक है, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, which is nothing but ING form of the verb which is being used as an adjective। चलिए एक एक करके समझते हैं। डिस्पैरेज हो गया हमारा टू बी लिटिल, डिस्पैरेजमेंट हो गया हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? किसी क्वालिटी, किसी कंडीशन, किसी एक्ट, किसी सोच, किसी परंपरा, किसी भी कंसेप्ट को नाम देना नाउन होता है। तो डिस्पैरेजमेंट हो गया एक्ट ऑफ डिस्पैरेजिंग। ठीक है, किसी की निंदा करने, किसी को डेरोगेटरी करने के एक्ट को हमने नाम दे दिया, उसको कह दिया डिस्पैरेजमेंट, एन एक्ट ऑफ डिस्पैरेजिंग, एन एक्ट ऑफ डिस्पैरेजिंग। और डिस्पैरेजिंग हो गया डेरोगेटरी। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अलग करने के लिए। देखिए, डिस्पैरेजमेंट भी हमारा नाउन है और डिस्पैरिटी भी हमारा नाउन है। दोनों में जो रूट है वो भी सेम है और दोनों में जो प्रीफिक्स है वो भी सेम है, लेकिन दोनों वर्ड्स डिस्पैरिटी का डिस्पैरेजमेंट से या फिर डिस्पैरेज से कोई लेना देना नहीं है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी, वेयर एज डिस्पैरेजमेंट का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ डिस्पैरेजिंग। ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स हैं। डिस्पैरिटी इज एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इज डिस्पैरिटी। ओके, चाहे वो इनइक्वालिटी हो किसी के परफॉर्मेंस, बिटवीन समवंस प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस, या फिर वो इनइक्वालिटी हो बिटवीन द रेट ऑफ वोकेबलरी ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड और एंड ऑफ एन एडल्ट। किसी भी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी को हम कहेंगे डिस्पैरिटी। लेकिन डिस्पैरेजमेंट हो गया हमारे पास एन एक्ट ऑफ डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरिटी और डिस्पैरेट में जो प्रीफिक्स लगा हुआ है वो भी डिस है, जो रूट लगा हुआ है वो भी पार है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है।
डिस्पैरेज का मतलब होता है टू बिलिटिल, डिस्पैरेजमेंट हो गया एन एक्ट ऑफ डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग इज निंदात्मक। ओके, डिस्पैरिटी एक डिफरेंट वर्ड है, जो कि डिस्पैरेजमेंट और डिस्पैरेजमेंट एक डिफरेंट वर्ड है, कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जो आगे का है हमारा पार्ट। कहाँ तक हो गया था? ठीक है, व्हेन यू डिस्पैरेज यू लोअर समवंस पावर और अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी। जब किसी को डिस हो गया नेगेटिव, पावर हो गया इक्वल, जब किसी को हमने बिलिटिल किया या फिर डिस्पैरेज किया तो हमने उसकी फीलिंग ऑफ इक्वालिटी को हमने कम किया। उसका नाउन फॉर्म हो गया डिस्पैरेजमेंट और एडजेक्टिव इज डिस्पैरेजिंग। ठीक है, पैरिटी का मतलब होता था इक्वालिटी, डिस्पैरिटी इज लैक ऑफ इक्वालिटी और डिफरेंस। देखिए डिस्पैरिटी एक नाउन है और डिफरेंस भी एक नाउन है। कैसे पता चला? ENCE इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स और ITY इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। तो एक नाउन को डिफाइन करने के लिए हम नाउन का यूज करेंगे। ठीक है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस या फिर इनइक्वालिटी। इसका डिस्पैरेज या डिस्पैरेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। रूट सेम होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि ये वर्ड्स भी सेम हो जाएंगे। ओके, सो डिस्पैरिटी इज डिफरेंस या फिर इनइक्वालिटी। वी में स्पीक फॉर एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पैरिटी बिटवीन समवंस प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस। किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को हम डिस्पैरिटी कहेंगे। और द डिस्पैरिटी बिटवीन द रेट ऑफ वोकेबलरी ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड एंड ऑफ एन अडल्ट। हाँ, डिस्पैरिटी का एडजेक्टिव था हमारे पास डिस्पैरेट। एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करेंगे तो फिर डिस्पैरेट हो गया हमारे पास डिफरेंट। ओके, इट इंडिकेट्स एसेंशियल और कंप्लीट डिफरेंस और इनइक्वालिटी, as in our philosophies are so disparate that we can never come to an agreement, any agreement on action। ठीक है, disparate मतलब completely different। जैसे कि हमारी philosophies इतनी ज़्यादा अलग है कि हम उसको compare ही नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। the word compare and all its noun and all its forms comparable, comparative derive from par, जिसका मतलब होता है equal। Two things are compared when they have certain equal or similar qualities। ओके, इसको अगर मैं डिकोड करूं तो पार तो हमारा हो गया रूट, कॉन का मतलब हो गया विथ या टुगेदर। मैंने आप लोगों को एसिमिलेशन ऑफ प्रीफिक्स में बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि जब एक प्रीफिक्स को बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन को ईजी बनाने के लिए हम प्रीफिक्स की स्पेलिंग में चेंज कर देते हैं। तो जस्ट बिकॉज प्रीफिक्स की साउंड बेस के साउंड के साथ ब्लेंड हो जाए, मैच हो जाए, हमारी लैंग्वेज बोलने में और सुनने में अच्छी लगे, टंग ट्विस्टर ना लगे, इसीलिए हमने एन को चेंज करके एम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कंपैरेबल वो बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है एज कंपेयर टू कंपैरेबल। ठीक है, जब हम पी बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं पी या फिर प, तो हमारे जो लिप्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। अगर हम कंपैरेबल बोलेंगे तो जब हम एन बोलते हैं तो हमारे लिप्स ओपन होते हैं, लेकिन जब हम एम बोलते हैं तो भी हमारे लिप्स क्लोज होते हैं। तो एम में भी क्लोज होता है, पी में भी क्लोज होता है। तो क्लोज से क्लोज बोलना आसान है, लेकिन ओपन से फिर बाद में क्लोज करना तो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो जाता है। इसीलिए हमने ये रूल को फॉलो किया है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी ऐसा प्रीफिक्स जिसके लास्ट में एन आता है वो कोई ऐसे बेस के साथ कंबाइन होता है जो कि पी, बी या एम से स्टार्ट है, तो हम प्रीफिक्स का जो एन है उसको चेंज करके हम कर देते हैं एम। जैसे कि इन प्लस पॉसिबल हो जाता है इम्पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हो गया है कॉन प्लस जो बेस है पार, जो रूट है उसके साथ हमने कंपेयर किया, मतलब कंबाइन किया है, तो ये एन हमारा चेंज होकर के एम बन गया। कोई भी ऐसा ये प्रीफिक्स जो जिसके लास्ट में एन आता है वो ऐसे रूट के साथ या बेस के साथ कंबाइन करते हैं जो शुरू पी, बी या एम से होता है, तो इसका एन चेंज होकर के एम बन जाता है। तो आप लोगों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन भी एक
कि कॉन का भी मतलब होता है विथ या टुगेदर, कॉम का भी मतलब होता है विथ या टुगेदर। आप बस ये याद कर लीजिए कॉन का मतलब होता है विथ या टुगेदर, और जब भी आप ये देखें ना आप समझ जाइएगा कि इस कंसेप्ट का यूज़ हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं आज काफ़ी थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, मुझे 9 to 5 मुझे जॉब भी करनी होती है। एक्चुअली वो कहने को 9 to 5 है, लेकिन 9 से 8 9 से 9 बज जाते हैं मुझे, तो काफ़ी टायर्ड हूँ। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर आप आगे नहीं पढ़ाएंगे, तो मैं मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आगे ना पढ़ाऊँ, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेकर के आऊँ। तो काफ़ी मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, काफ़ी टायर्ड हूँ, तो प्लीज़ बोलने में मैं काफ़ी बार थोड़ा सा स्टैमर और अटक रहा हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेयर एंड पियर दो नए वर्ड्स हैं, पेयर और पियर। इसमें भी जो रूट है वो है पार। ठीक है, थिंग्स इन पेयर्स आर इक्वल और सिमिलर। आप रूट का होना जस्टिफाई कर पा रहे होंगे। पियर का मतलब होता है उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं दोज इक्वल टू यू एज इन एज, पोजीशन, रैंक और एबिलिटी। जो आपके रैंक के बराबर हैं, जो आपके पोजीशन के बराबर हैं, जो आपकी एज के बराबर हैं, उनको हम कहते हैं पियर्स। हेंस द एक्सप्रेशन टू बी जज्ड बाय ए जूरी ऑफ वंस पियर्स। अच्छा, ब्रिटिश पियर्स, यहाँ पर एक अलग कंटेक्स्ट है जहाँ पर हम पियर का यूज़ करते हैं। ब्रिटिश पियर्स आर नोबल्स। नोबल्स मतलब जो हाई क्लास के लोग थे, उन ब्रिटिश लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं पियर। ये एक अलग कंटेक्स्ट हो गया। अगर मैं ब्रिटिश पियर्स की बात करूँ तो वो हो गए हाई क्लास ब्रिटिशर्स। हाउ टू से यस एंड नो। हमारे पास एक रूट तो हमने पढ़ा लैटिन का पार, दूसरा एक और वर्ड है हमारे पास लैटिन एक्वस, इसका मतलब भी होता है इक्वल। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम स्पेलिंग यूज़ करते हैं वो है EQU, जिसको मैं बेस कहता हूँ। कुछ लोग इसको बेस भी कहते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग यूज़ की जाती है। कुछ लिंग्विस्टिक उसको बेस कहते हैं, कुछ लोग उसको की कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल लैटिन वर्ड को हम रूट कहते हैं। क्लियर है, ये हो गया रूट, और ये हो गया हमारा बेस कह लीजिए, या फिर की कह लीजिए, या फिर एलिमेंट कह लीजिए। एक बहुत ही अच्छी बुक्स है, एक बहुत ही अच्छी किताब है, इंग्लिश वोकैबुलरी एलिमेंट। उसमें कई सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं इस तरह के। और वर्ड पावर मेड इजी में हम लोगों को रूट्स दिए जाते हैं। ओके, प्लस वॉइस के लिए हमारे पास है वॉक्स और वोसिस। तो व्हेन यू इक्विवोकेट, इक्विवोकेट एक पहला वर्ड, इक्विवोकेट हमें पहला वर्ड मिला। इक्विवोकेट इज अ वर्ब, जिसका मतलब होता है टू यूज। वर्ब को वर्ब की तरह डिफाइन करेंगे, तो इक्विवोकेट का मतलब हो गया टू यूज एम्बिगुअस लैंग्वेज। Equivocate is a verb to use ambiguous language. Ambiguous का मतलब होता है नॉट क्लियर। नॉट क्लियर कह लीजिए या फिर अनक्लियर कह लीजिए। सो इक्विवोकेट इज टू यूज अनक्लियर लैंग्वेज। ओके, you seem to be saying both yes and no with equal voice and equivocal। equivocal हो गया हमारे एडजेक्टिव। कैसे पता चला? al लगा हुआ है, al इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। तो एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करेंगे। इक्विवोकल इज अनक्लियर, ठीक है, या फिर एम्बिगुअस, या फिर इनडेफिनिट। एंड इक्विवोकल is by design vague, indefinite and susceptible of contrary interpretation। देखिए इन्होंने भी एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन किया है। इक्विवोकल का मतलब होता है वेग, मतलब कि नॉट क्लियर, या फिर इंडेफिनिट। ये दोनों एक दूसरे के ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है।
ठीक है। इक्विवोकल इज एन एडजेक्टिव, तो वन वर्ड एडजेक्टिव यूज करके इन्होंने डिफाइन किया है, या तो वेग, या तो इंडेफिनिट, या तो एक एडजेक्टिव फ्रेज। एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह कैसे डिफाइन करते हैं? एडजेक्टिव क्या होता है? रिलेटिंग टू, परटेनिंग टू, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ओके, या फिर केपेबल ऑफ, वर्दी ऑफ, या फिर ससेप्टेबल ऑफ कॉन्ट्रारी इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। क्वाइट द अपोजिट ऑफ अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल हो गया इसका एंटोनिम, जिसका मतलब होता है क्लियर। अन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, इक्विवोकल तो हो गया था नॉट क्लियर, तो नेगेटिव में अगर आप नेगेटिव लगा देंगे तो वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। यूएन एक ऐसा प्रीफिक्स है जो कि इंग्लिश का खुद का है, ठीक है, ये लैटिन या ग्रीक से नहीं आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस आर मास्टर्स ऑफ इक्विवोकेशन, ठीक है। अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली एक एडवर्ब है, कैसे पता चला? एल वाई इज एन एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्स। एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्स, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है आप सभी को पता है ना? क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन उसके साथ साथ एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या खुद किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। मैं यही चीज़ आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, प्लीज़ आप लोग सुनते रहिएगा, जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तब ये चीज़ आएगा, और ठीक है, ये कंसेप्ट अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी आगे, अभी इसको कंप्लीट कर लें पहले, ठीक है। एंड दे स्टार्ट इक्विवोकेटिंग फॉर ऑल दे आर वर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस काइंड्स। इक्विवोकल हमने देखा था, जिसका मतलब होता था वेग या फिर इंडेफिनिट। डू नॉट कंफ्यूज इक्विवोकल विथ एम्बिगुअस। दोनों में सटल डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है, वो क्या है? इक्विवोकल इज पर्पसली एम्बिगुअस, मतलब जो जानबूझ करके, पर्पसली, डेलिबरेटली किया गया है, उसको हम कहते हैं इक्विवोकल। whereas ambiguous is accidentally, ओके। बस दोनों में ये डिफरेंस है। एम्बिगुअस को यहाँ पर इन्होंने आगे तोड़कर बताया है। एम्बी का मतलब होता है बोथ, लास्ट टाइम हमने देखा था एम्बी वर्ड में और एम्बी डेक्स्टर्स में, ओके। इसका नाउन फॉर्म हो गया एम्बिगुइटी। इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। एक नाउन को नाउन की तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है, किसी क्वालिटी, किसी कंडीशन को नाम देना, तो हमने उस क्वालिटी को नाम दिया है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, या फिर द क्वालिटी ऑफ बीइंग एम्बिगुअस। और एम्बिगुअस क्या होता था? नॉट क्लियर। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग नॉट क्लियर, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनक्लियर, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेग, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इंडेफिनिट, ओके। एक और वर्ड है हमारे पास, ये फ्रेंच वर्ड है डबल इंटेंडर। एक्चुअली इसको हम डबल इंटेंडर नहीं कहेंगे, मतलब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। द एंस आर नेशनलाइज्ड। मैं आपको गूगल पर, अगर आप गूगल पर जाएं, एक बार आप लोग गूगल पर जाकर इस वर्ड को सर्च करके आप प्रोनाउंसिएशन भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको सर्च करके यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रोनाउंसिएशन भी वो बोल करके सुनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिव्यू ऑफ इटिमोलॉजी। प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। पार का मतलब है हमारे पास इक्वल। हमने वर्ड्स देखे थे, डिस्पैरिटी देखा था, डिस्पैरिज तो हम देख चुके थे, उसका नाउन और एडजेक्टिव देखा। इसी तरह से डिस्पैरिटी हमने देखा था, उसका नाउन, डिस्पैरिटी तो खुद एक नाउन है, उसका एडजेक्टिव हमने देखा था डिस्पैरेट। डिस्पैरेट इज डिफरेंट, ठीक है, ये एडजेक्टिव है किसका? डिस्पैरिटी का। मेंट, MENT इज ए नाउन सफिक्स अटैच टू वर्ब्स। डिस्पैरेजमेंट हमने देखा था, ITY इज ए नाउन सफिक्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सफिक्स किसी क्वालिटी के लिए हम यूज करते हैं। डिस इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, ओके। डिस्पैरेज, डिस्पैरिटी, डिस्पैरेजमेंट
कॉन या कॉम आप लोगों को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीफिक्स तो हमारे पास एक ही है कॉन, जिसका मतलब होता है विथ या टुगेदर। कंपेयर देखा था, कंपेरेबल देखा था। एक्वस, लैटिन एक्वस मतलब इक्वल, जो हम बेस यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो है EQU। वॉक्स वॉसिस का मतलब हो गया वॉइस, इक्विवोकेट ATE। एट सफिक्स के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों की, आप लोग वीडियो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, क्योंकि वोकेबलरी पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच बीच में बहुत सारे कंसेप्ट बताता रहता हूँ। ठीक है, ऐसे कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाता मैंने वैसे कि 2 बनाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो मैं बीच बीच में बताता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिएगा। तो लैटिन का एटस, ये सफिक्स जब इंग्लिश लैंग्वेज में आया तो ये 8 बनकर आया। लैटिन का एटस ही इंग्लिश लैंग्वेज में 8 सफिक्स के रूप में यूज होता है, और ये नाउन फॉर्मिंग, वर्ब फॉर्मिंग, एडजेक्टिव फॉर्मिंग तीनों होता है। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ATE लगा हुआ है तो वो वर्ब ही है, या फिर नाउन ही है, या फिर एडजेक्टिव ही है। जैसे कि हम ITY के केस में कहते हैं, किसी वर्ड के लास्ट में ITY लगा हुआ है तो हम उसको नाउन फॉर्मिंग कहते हैं। IC हो गया, AL हो गया, ORY हो गया, OUS हो गया, ये सारे एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक है, FY हो गया, या फिर IZD हो गया, ये सब वर्ब सफिक्स हो गए। ठीक है, लेकिन 8 के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते। 8 नाउन फॉर्मिंग भी होता है, वर्ब फॉर्मिंग भी होता है, और एडजेक्टिव फॉर्मिंग भी होता है, और इक्वली लाइकली होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो सकता है कोई एक्सेप्शनल वर्ड आपको मिल जाए जिसमें IC लगा हुआ हो और वो एडजेक्टिव ना हो। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में 8 सफिक्स वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में हमने जब लायर्स का सेशन किया था ना, तो हमने वर्ड देखा था इनवेटरेट, हमने देखा था इनवेटरेट। इनवेटरेट तो एडजेक्टिव था ना। ठीक है, आज की ही सेशन में हमने देखा इक्विवोकेट। इक्विवोकेट एक वर्ब है। ठीक है, हमने देखा है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट एक एडजेक्टिव है ना। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कहां देखा है हमने। यहां पर लिखा हुआ है द एडजेक्टिव डिस्पैरेट। यहां पर जो सफिक्स है वो है 8 सफिक्स, राइट। तो ये 8 सफिक्स नाउन फॉर्मिंग, वर्ब फॉर्मिंग और एडजेक्टिव फॉर्मिंग तीनों होते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पर इन्होंने वर्ब सफिक्स क्यों लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऑल 3 आर इक्वली लाइकली। ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। इनवेटरेट हमने देखा, डिस्पैरेट हमने देखा था। ठीक है, तो बस आप लोग इसको गांठ मत बांध लीजिएगा कि 8 सफिक्स इज ऑलवेज अ वर्ब सफिक्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। ION इज अ नाउन सफिक्स अटैच टू वर्ड्स एंडिंग इन 8। जैसे इक्विवोकेट का हमने अगर नाउन बनाना हो, इक्विवोकेट तो एक वर्ब है ना, तो ION ऐड करके हम बना सकते हैं इक्विवोकेशन। OUS इज एन एडजेक्टिव सफिक्स, MB का मतलब होता है बोथ। ठीक है, यूजिंग द वर्ड्स, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स डिस्पैरिटी, पैरिटी इज इक्वालिटी। नाउन है, नाउन को नाउन की तरह डिफाइन करेंगे। डिस्पैरिटी इज इनइक्वालिटी। डिस्पैरिटी का ये नाउन हो गया। डिस्पैरिटी का एडजेक्टिव है हमारे पास डिस्पैरेट। डिस्पैरिटी इज इनइक्वालिटी। ठीक है, और डिस्पैरेट का मतलब हो गया डिफरेंट, ओके, या फिर नॉट इक्वल। डिस्पैरिटी को हम नहीं कह सकते नॉट इक्वल, क्योंकि नॉट इक्वल तो एडजेक्टिव है ना, तो डिस्पैरिटी को हम कहेंगे इनइक्वालिटी। डिस्पैरेजमेंट भी ये नाउन है, जिसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरिटी भी नाउन है, डिस्पैरेजमेंट भी नाउन है, लेकिन ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स हैं। डिस्पैरिटी और डिस्पैरेट का डिस्पैरेज
से कोई लेना देना नहीं है, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है, ठीक है। डिस्पैरेजिंग इज एडजेक्टिव, जिसका मतलब है निंदात्मक, डेरोगेटरी। पीयर, वंस इक्वल इन रैंक और पोजीशन। अगर मैं ब्रिटिश पीयर के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो वहां पर उसका मतलब था नोबल, हाई क्लास ब्रिटिश लोग। इक्विवोकेट इज अ वर्ब, इक्विवोकेशन इज अ नाउन, इक्विवोकल इज एडजेक्टिव। ये एक ग्रुप हो गया। हम वर्ड्स को उसके ग्रुप में ही तो पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी वर्ड का नाउन अगर हमें देखना हो तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों की आप लोग वर्ड्स को उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जरूर पढ़ें, और अगर आपको कोई वर्ब मिला तो रिक्वेस्ट है कि उसका नाउन भी एक बार देख लें, उसका एडजेक्टिव भी आप देख लें। देखिए ये बुक सबसे अच्छी इसीलिए है क्योंकि ये आपको ना वो अप्रोच बता देती है जिसका यूज़ करके आप लोगों को वर्ड्स को पढ़ना है। जैसे एक कहावत है, गिव अ मैन अ फिश ही विल ईट फॉर ए डे। आप किसी को मछली दीजिए वो एक दिन तो खा लेगा, लेकिन टीच अ मैन टू फिश ही विल ईट फॉर हिज लाइफ टाइम। इस बुक में आपको डिक्शनरी के सारे वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वो हथियार, वो टूल मिल जाएगा जिसकी मदद से आप वो अपनी वोकेबलरी को बहुत अच्छा एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, मैंने ऐसी कई सारी बुक्स पढ़ी हैं जिसमें इससे कहीं ज़्यादा वर्ड्स थे, लेकिन ये जो बुक इस बुक ने जो मेरा बेस बनाया, मैं उसको यूज़ करके, कई सारे बच्चे कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता, नॉर्मल लुइस हमें अच्छा पढ़ाते हैं, ये बुक हमें अच्छा पढ़ाती है। ये बुक को पढ़ने का जो सही अप्रोच है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ बस। इक्विवोकेट इज ए वर्ब, वर्ब को वर्ब की तरह डिफाइन करेंगे टू यूज एम्बिगुअस लैंग्वेज। इक्विवोकेशन इज ए नाउन, ठीक है, तो नाउन को नाउन की तरह डिफाइन करेंगे। द यूज ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज, इक्विवोकल इज एन एडजेक्टिव। अनइक्विवोकल इज क्लियर, ये भी एक एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, ए एल लगा हुआ है, ए एल इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। एम्बिगुअस भी एक एडजेक्टिव है, एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर। एम्बिगुअस इक्विवोकल से डिफरेंट है। एम्बिगुअस इज एक्सीडेंटली और इक्विवोकल हो गया पर्पसली, डेलिबरेटली, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटक रहा हूँ मैं आज। एम्बिगिटी, एम्बिगिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग एम्बिगुअस, नाउन को नाउन की तरह डिफाइन करेंगे। ओ यूएस तो ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव, ठीक है। एम्बिगिटी इज अ नाउन। डुबल टेंडर जो भी है हमारा, इसका मतलब होता था डबल मीनिंग वाले वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, बी लिटिलमेंट इज ए नाउन। कैसे पता चला, MENT इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, तो नाउन के लिए हम नाउन का यूज करेंगे। बी लिटिलमेंट का हो गया डिस्पैरेजमेंट, डिस्पैरेज नहीं आएगा क्योंकि डिस्पैरेज तो एक वर्ब है और हमें लिखना है नाउन। डिस्पैरिटी भी एक नाउन है लेकिन डिस्पैरिटी भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो एक अलग वर्ड है, उसका मतलब ही डिफरेंट है, इट्स ए डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। डिस्पैरिटी का मतलब ही अलग है। एक्ट ऑफ बीइंग डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर, वेग, कंफ्यूजिंग और इनडायरेक्टली डिसेप्टिव। स्टेटमेंट दैट इज डिसेप्टिव और पर्पसली, अच्छा एक्ट ऑफ लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है नाउन आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट की बात हो रही है तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, उस थिंग की बात हो रही है, उस स्टेटमेंट की बात हो रही है तो नाउन आएगा। एक्ट ऑफ बीइंग डेलिबरेटली वेग, तो इसका था, हम देखिए ये हमारा था इक्विवोकेट, तो हो गया वर्ब इक्विवोकेशन, यहाँ पर है इक्विवोकेशन। उस एक्ट को कहेंगे या फिर उस स्टेटमेंट को कहेंगे, हमने उसको नाम दिया है, नाउन होता है किसी भी चीज को नाम देना। क्वालिटी ऑफ लिखा हुआ है तो नाउन आएगा। बीइंग ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। स्टेटमेंट विथ दिस क्वालिटी, देखिए यहाँ पर जानबूझकर बात नहीं किया गया है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, दैट कैन बी एक्सीडेंटल, तो एम्बिगुअस तो हो गया था हमारे पास एडजेक्टिव। एम्बिगुइटी होगा यहाँ पर क्योंकि क्वालिटी ऑफ पूछा गया है। एम्बिगुइटी, ठीक है। इक्विवोकेशन और एम्बिगुइटी में डिफरेंस क्या है। इक्विवोकेशन था हमारे पास डेलिबरेटली वेग और ये डेलिबरेटली नहीं था हमारे पास,
एम्बिग्विटी। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट और वर्ड विथ टू मीनिंग्स, डबल मीनिंग वाले वर्ड्स, डुबले टेंडर, जो भी फ्रेंच वर्ड था हमारे पास। वन ऑफ देम रिस्की, रिस्के, रिस्के का मतलब होता है इनडिसेंट, वल्गर, ठीक है, या फिर इनडेलिकेट, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इनइक्वालिटी के लिए हो गया हमारे पास डिस्पैरिटी। इनइक्वालिटी एक नाउन है, नाउन के लिए हम नाउन का यूज करेंगे। इक्वालिटी का हो जाएगा हमारे पास पैरिटी, ठीक है, पैरिटी भी यहां पर है, डिस्पैरिटी भी यहां पर है। वंस इक्वल इज पीयर। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स? इज देयर अ डिस्पैरिटी इन एज? डिस्पैरिटी मैंने आप लोगों को बार बार बताया, इसका डिस्पैरेज से कोई लेना देना नहीं है। डिस्पैरिटी इज इनइक्वालिटी। किसी भी इनइक्वालिटी की बात करें तो हम डिस्पैरिटी का यूज करेंगे, चाहे वो डिस्पैरिटी हो एज में, या फिर वो डिस्पैरिटी हो किसी के प्रॉमिस और परफॉर्मेंस में, या फिर वो डिस्पैरिटी हो, बोले तो इनइक्वालिटी हो बिटवीन द रेट ऑफ वोकेबुलरी ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड एंड ऑफ एन एडल्ट। एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इज डिस्पैरिटी। वैसे भी मैं ये आप लोगों को नहीं कराऊंगा, ये वाला पार्ट आप लोगों को खुद करना है, ये आप लोगों का होमवर्क होता है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग छोड़िएगा मत। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? एक्सीडेंटली वेग, ओके, एक्सीडेंटली यहाँ पर एडवर्ब है, कैसे पता चला? एल वाई इज एन एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्स। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ बताने वाला हूँ वो यही है, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। हमें एडजेक्टिव पता है, एडजेक्टिव होता है विशेषण जो नाउन की विशेषता बताता है, विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन हो गया या फिर प्रोनाउन हो गया। जैसे सीता इज अ, जैसे रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल हो गया हमारे पास एडजेक्टिव, जैसे कि ब्यूटीफुल। इसी तरह से हमारे पास होता है एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम फॉट ब्रेवली। ब्रेवली एक एडवर्ब है, कैसे पता चला? एल वाई इज एन एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्स। मैं बार बार बता रहा हूं। तो ये जो ब्रेवली वर्ड है ना, ये राम के लिए नहीं आया है, ये वर्ब फॉट के लिए आया है, ठीक है। राम लड़ता है, राम कैसे लड़ता है? बहादुरी से लड़ता है। तो ब्रेवली एक एडवर्ब है जो वर्ब फॉट की विशेषता बताता है। इसी को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। देखिए विशेषण तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसी तरह से एडवर्ब है हमारे पास जो कि क्रिया विशेषण, जिसको हिंदी में कहते हैं, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, वो एक क्रिया की विशेषता बताता है। इसके साथ साथ एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या खुद किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। एडजेक्टिव का केवल एक काम है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, लेकिन एडवर्ब 3 काम करता है। वो किसी वर्ब या फिर किसी एडजेक्टिव या खुद किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता या उसको मॉडिफाई करता है। जैसे अगर मैंने एक वर्ड लिखा, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर लिखते हैं, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। फ्लावर हो गया हमारे पास नाउन। नाउन से पहले आने वाला वर्ड होता है हमारे पास एडजेक्टिव, ये रूल है, ठीक है। चलिए एडजेक्टिव, सॉरी, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन यहां पर अगर मैं ये लगा दूं, रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, वेरी इज एन एडवर्ब। अब आप लोग कहेंगे सर तो इंटरनेट से पढ़ाते हैं। देखिए मेरा मकसद है कि बस आप लोगों को समझ में आए, चाहे इसके लिए मुझे इंटरनेट भी यूज करना पड़े। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? चलिए मैं यहीं पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक
ठीक है। वेरी इज एन एडवर्ब, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, लेकिन मैं आपको इसके एडवर्ब का कंटेक्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेरी इज एन एडवर्ब, मैंने आप लोगों को बताया कि एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, जो कि यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में वेरी इज एन एडवर्ब, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से एडवर्ब खुद किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, जैसे कि अगर मैं ये वाला सेंटेंस देखूं, राम फॉट ब्रेवली, अगर मैं यहाँ पर वेरी लिख दूं, राम फॉट वेरी ब्रेवली, यहाँ पर भी तो वेरी एडवर्ब है, ये ब्रेवली जो कि खुद एक एडवर्ब है, इसको मॉडिफाई करता है। राम लड़ता है, बहादुरी से लड़ता है, राम बहुत बहादुरी से लड़ता है, ओके। तो एडवर्ब के 3 काम होते हैं, या तो वो वर्ब की विशेषता भी बता सकता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, और खुद किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ये बात आप लोगों को आज समझ में आ गई, ठीक है। हो सकता है पहले से ही पता हो, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। क्रिया विशेषण इसको हम हिंदी में कहते हैं। ये क्रिया की विशेषता बताता है, नाम से तो पता चल रहा है, लेकिन 2 काम इसके और हैं, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि जैसे यहाँ पर ये एडवर्ब एक एडवर्ब के लिए आया है, और यहाँ पर ये एडवर्ब एक एडजेक्टिव के लिए आया है। एडवर्ब लगाने से, देखिए एडजेक्टिव के पहले मैंने एडवर्ब लगाया तो ये एडजेक्टिव के पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं बदलेगा। ब्यूटीफुल एडवर्ब लगाने के पहले भी एडजेक्टिव था, ब्यूटीफुल एडवर्ब लगाने के बाद भी एडजेक्टिव ही रहेगा, ओके। तो एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं बदलता, ओके। देखिए ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है ना, अगर मैं वेरी ब्यूटीफुल अगर मैं कहूं, तो वेरी ब्यूटीफुल मिलकर भी एक एडजेक्टिव ही हुआ, ये भी किसी की क्वालिटी, किसी नाउन की क्वालिटी को ही बता रहा है, ओके। एडवर्ब लगाने से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदल जाता, ठीक है। ब्रेवली तो एक एडवर्ब है ना, अगर मैं वेरी ब्रेवली कहूं, वेरी, तो भी ये एडवर्ब ही रहेगा, एडवर्ब लगाने से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नहीं बदला, ठीक है। जैसे कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, अगर मैं नॉट लगा दूं, नॉट ब्यूटीफुल, नॉट एक एडवर्ब है, ओके। नॉट इज एन एडवर्ब, तो ये एडवर्ब लगाने से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलता। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली एक एडवर्ब है, ठीक है। इससे पता नहीं चल रहा है कि क्या आएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, लेकिन वेग तो एडजेक्टिव है ना, वेग तो हमारा एडजेक्टिव है ना, तो वेग एडजेक्टिव है, कैसे पता चला। देखिए इतनी नॉलेज क्या था, वेग आप लोगों को होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यू कैन यूज इंटरनेट। देखिए वेग इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो एक्सीडेंटली वेग भी हमारा हो गया एडजेक्टिव, यहां पर एडजेक्टिव आएगा। एक्सीडेंटली वेग इज एम्बिगुअस, ओके। पर्पसली एडवर्ब है, कैसे पता चला, एल वाई इज एन एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्स, एडवर्ब से पता नहीं चल रहा है क्या आएगा, लेकिन वेग तो एडजेक्टिव है ना, पर्पसली वेग भी एडजेक्टिव हुआ ना। इक्विवोकल आएगा, इक्विवोकेट तो हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। इक्वालिटी इज ए नाउन, कैसे पता चला, ITY लगा हुआ है तो पैरिटी। वर्ड और स्टेटमेंट, उस वर्ड की बात हो रही है या फिर उस स्टेटमेंट की बात हो रही है। वर्ड और स्टेटमेंट, वन मीनिंग ऑफ विच मे बी इंटरप्रिटेड एज रिस्क, सॉरी रिस्के, रिस्क नहीं बोलेंगे इसको। तो ये था हमारे पास डुबला टेंडर, डुबला टेंडर ऐसा कोई
इसका प्रोनाउंसिएशन था। लैक ऑफ इक्वालिटी इज डिस, देखिए लैक ऑफ इक्वालिटी क्या आएगा हमारे पास, देखिए नाउन आएगा। कैसे पता चला? इक्वालिटी तो नाउन है ना, इक्वालिटी तो नाउन है ना, कैसे पता चला? ITY लगा हुआ इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। तो अगर मैं लैक ऑफ लगा दूं तो लैक ऑफ लगाने से इसका बस मीनिंग इसका नेगेटिव हो गया ना, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदला। ठीक है, जैसे कि मैंने क्लियर लिखा, अब मैं नॉट क्लियर लिख दूं तो क्लियर पहले एडजेक्टिव था, नॉट लगाने के बाद इसका मीनिंग ये बदल गया, नॉट क्लियर हो गया, नेगेटिव हो गया, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदला। पहले भी एडजेक्टिव था, अभी भी एडजेक्टिव है। इसी तरह से इक्वालिटी नाउन था, लैक ऑफ लगाने से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलेगा, ये अभी भी नाउन ही रहेगा, बस इसका मीनिंग बदल जाएगा। मीनिंग पहले जो कि इक्वालिटी मतलब पैरिटी था, अब लैक ऑफ है तो फिर नॉट नॉट इक्वल नहीं कहेंगे, डिस्पैरिटी कहेंगे। क्लियर है? बिलिटिलमेंट, डिस्पैरेजमेंट बहुत आसान है, डिस्पैरेज नहीं आएगा क्योंकि वो वर्ब है, हमें चाहिए नाउन। कैसे पता चला? MENT इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। क्लियर इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव आएगा। डायरेक्ट इज एन एडजेक्टिव, केपेबल ऑफ, वर्दी ऑफ, ये सब एडजेक्टिव के डेफिनेशन होते हैं। ओनली वन इंटरप्रिटेशन, तो अनएम्बिगुअस, UN एम्बिगुअस। 8th हो गया एसेंशियली। एसेंशियली एक एडवर्ब है, एडवर्ब से नहीं पता चल रहा क्या आएगा, और वाइडली भी एक एडवर्ब है, नहीं पता चल रहा, लेकिन अनइक्वल तो एडजेक्टिव है ना, अनइक्वल तो एडजेक्टिव है ना। देखिए इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, अनइक्वल ये किसी की क्वालिटी के बारे में हमें बता रहा है, अनइक्वल तो एडजेक्टिव है ना। आगे बढ़ते हैं, एसेंशियली और वाइडली अनइक्वल, तो यहां पर आएगा एडजेक्टिव। वंस इक्वल इन एज, रैंक एटसेट्रा इज पीयर। टू यूज वर्ड्स इन ए कैलकुलेटेड, देखिए टू यूज लिखा हुआ है तो वर्ब आएगा। ठीक है, इक्विवोकेट, सॉरी, टू यूज वर्ड्स इन अ कैलकुलेटेड एफर्ट टू मिसलीड और टू बी एम्बिगुअस। तो इक्विवोकल, इक्विवोकेट और इक्विवोकेशन में से वर्ब कौन सा है? इक्विवोकेट, इक्विवोकेट। एंड ऑफ सेशन 20। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ सिर्फ एक पर्सन को शेयर कर दीजिए। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, एक बच्चा, जिससे कि वो भी ये सीख सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। आज की रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल ग्रो करेगा। ठीक है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।